नमस्कार। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे विषय पर जो यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों के कालक्रम पर। मतलब कौन सी किताब, कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया। सही। और ये सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, ये समझना है कि हमारी सभ्यता, हमारे विचार कैसे परत दर परत विकसित हुए। सोचिए, अगर हमें पता ही ना हो कि ऋग्वेद पहले आया या अर्थशास्त्र, तो हम उस दौर को कैसे समझेंगे? बिल्कुल, ये कालक्रम, ये क्रोनोलॉजी प्राचीन और मध्यकालीन भारत को समझने की बुनियाद है। इससे हमें उस समय के समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर मिलती है। गलत क्रम मतलब गलत समझ। तो आज इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही देखेंगे, कैसे इन साहित्यिक स्रोतों को एक क्रम में रखा जाता है, कौन पहले कौन बाद में। इससे न सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स याद रखने में आसानी होगी, बल्कि मेंस में जो एनालिटिकल उत्तर लिखने होते हैं उनमें भी बहुत मदद मिलेगी, एक गहरी समझ बनेगी। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत सूची के हर महत्वपूर्ण बिंदु पर विस्तार से बात करें, कुछ भी छूटे नहीं। हमारा लक्ष्य यही है कि इस कालक्रम की एक बिल्कुल साफ और गहरी समझ बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा इतिहास के स्रोतों के कालक्रम की। बिल्कुल। तो सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, ईसा पूर्व के दौर में। सबसे प्राचीन ज्ञात स्रोत। हाँ, वो है ऋग्वेद। इसका समय माना जाता है मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 टू 1000 बीसी। ये भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए सूक्त हैं। अच्छा, 1500 से 1000 बीसी। और इसी के आसपास कोई और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी था क्या? हाँ, एक दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन के लिए जरूरी है ज़ेंद अवेस्ता, पारसी धर्म का ग्रंथ। इसका समय भी लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। भाषा और कुछ विचारों में वैदिक साहित्य से समानताएं दिखती हैं। ओह अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और ऋग्वेद का विकास भी हुआ होगा इस दौरान? बिल्कुल, जो ऋग्वेद हम आज देखते हैं उसके कुछ अंश बाद के भी माने जाते हैं, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक के। मतलब एक ही समय में सब कुछ नहीं लिखा गया। लेटर स्ट्राटा ऑफ द ऋग्वेदा। समझ गया। तो ऋग्वेद के बाद फिर क्या आता है? ऋग्वेद के बाद आते हैं अन्य 3 वेद। 1000 से 800 ईसा पूर्व का काल। इसमें यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ के नियम है, सामवेद है जिसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया है, और अथर्ववेद है। अथर्ववेद, इसमें तो शायद जादू टोना, लोक विश्वास, औषधियां, ये सब भी है ना? हाँ, अथर्ववेद का विषय थोड़ा अलग है। इसमें लोक जीवन, विश्वास, चिकित्सा, यहाँ तक कि कुछ दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। तो ये चारों वेद मिलकर वैदिक संहिता कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 1000 से 800 बीसी तक। ठीक है। संहिता के बाद? संहिता के बाद वैदिक साहित्य का अगला चरण आता है, 800 से 500 ईसा पूर्व का समय। यह है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का काल। अच्छा, ये तीनों क्या हैं? इनमें क्या फर्क है? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो वेदों, खासकर संहिताओं पर टीकाएं हैं। उनमें यज्ञों की विधियों, उनके पीछे के अर्थों की गद्य में व्याख्या की गई है। कर्मकांड पर जोर है। मतलब यज्ञ कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब। हाँ, मोटे तौर पर। फिर आते हैं अरण्यक। अरण्यक मतलब वन में लिखे गए। ये ग्रंथ ब्राह्मणों के परिशिष्ट जैसे हैं, और इनमें कर्मकांड से हटकर थोड़ा चिंतन, रहस्यवाद की ओर झुकाव दिखता है। एक तरह से ये ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच की कड़ी हैं। और फिर उपनिषद, इन्हें तो वेदांत भी कहते हैं। बिल्कुल, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए वेदांत यानी वेद का अंत ये सबसे दार्शनिक हिस्सा है। इनमें यज्ञ और कर्मकांड की जगह ज्ञान पर जोर है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन गूढ़ प्रश्नों पर विचार किया गया है। 800 से 500 बीसी। तो ये एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान की ओर यात्रा दिखती है, वैदिक साहित्य में ही, संहिता से उपनिषद तक। ये जानना दिलचस्प है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सभ्यता कैसे अपने महान ग्रंथ रच रही थी, लगभग एक ही समय के आसपास। हाँ, ये तुलना करना जरूरी है। तो उपनिषदों के बाद क्या आता है कालक्रम में? उपनिषदों के बाद लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व का जो काल है, उसमें सूत्र साहित्य का विकास होता है। सूत्र शैली मतलब कम से कम शब्दों में नियम बताना। अच्छा, सूत्र जैसे गणित में होते हैं, फॉर्मूला। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, संक्षिप्त और सारगर्भित। इसमें मुख्य है श्रौत सूत्र, जो बड़े सार्वजनिक यज्ञों से जुड़े नियम बताते हैं, और कुछ
गृह्य सूत्र भी इसी काल के हैं, जो घरेलू कर्मकांड जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कार, इनके नियम बताते हैं। 600-300 BC। तो ये जीवन के हर पहलू के लिए नियम बना रहे थे एक तरह से। हाँ, समाज को व्यवस्थित करने की कोशिश थी। और इसी दौरान मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत ही अलग विचारधारा भी सामने आती है। कौन सी? चारवाक का लोकायत दर्शन। ये पूरी तरह भौतिकवादी दर्शन था। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। आत्मा, ईश्वर, परलोक, इन सबको ये नहीं मानते थे। ये वैदिक परंपरा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ओह, चारवाक, हाँ सुना है। मतलब नास्तिक दर्शन एक तरह से। ये भी 6ठी शताब्दी बीसी में? हाँ, लगभग उसी समय। ये दिखाता है कि उस दौर में विचारों की कितनी विविधता थी। एक तरफ उपनिषदों का अध्यात्मवाद, दूसरी तरफ चारवाक का भौतिकवाद। बहुत दिलचस्प। अच्छा, सूत्र साहित्य में और भी कुछ था? हाँ, श्रौत सूत्र और गृह सूत्र के बाद 500 से 200 ईसा पूर्व के बीच धर्म सूत्रों का संकलन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म सूत्र, इनमें क्या होता था? इनमें सामाजिक नियम, राजा के कर्तव्य, वर्णों और आश्रमों के नियम, कानून, नैतिकता, इन सब पर बात की गई है। ये एक तरह से प्राचीन भारत के विधि ग्रंथ, लॉ बुक्स की शुरुआत थे। इनमें प्रमुख है गौतम, आपस्तंभ, बौधायन और वशिष्ठ के धर्मसूत्र। गौतम, आपस्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ, ये नाम याद रखने होंगे। आप 500 से 200 बीसी। बिल्कुल, ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। और इसी काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुल्ब सूत्र भी आते हैं। शुल्ब सूत्र, ये क्या थे? शुल्ब का मतलब होता है रस्सी। इन सूत्रों में यज्ञ की वेदियों को नापने और बनाने की ज्यामितीय विधियां दी गई हैं। ये प्राचीन भारत में ज्यामिति के ज्ञान का प्रमाण है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय जैसी चीजें भी मिलती हैं। कमाल है, मतलब गणित का विकास भी हो रहा था। और इसी समय कोई बौद्ध ग्रंथ भी था? हाँ, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ दीघ निकाय भी संकलित हुआ माना जाता है। ये सुत्त पिटक का हिस्सा है जिसमें बुद्ध के लंबे उपदेश हैं। तो ये दौर विचारों, नियमों और यहाँ तक कि विज्ञान के विकास का भी था। निश्चित रूप से। और अब हम आते हैं एक ऐसे ग्रंथ पर जिसने भारतीय वाङ्मय पर, खासकर भाषा पर एक अमिट छाप छोड़ी। कौन सा ग्रंथ? पाणिनि की अष्टाध्यायी। समय है लगभग 450 ईसा पूर्व, 450 BC। ओह, अष्टाध्यायी, ये तो संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है ना? हाँ, और ये सिर्फ व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, ये मानव मेधा का एक अद्भुत उदाहरण है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के नियमों को लगभग 4000 सूत्रों में बांध दिया। इतनी वैज्ञानिकता, इतनी सटीकता कि आज के भाषाविद और कंप्यूटर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इसने संस्कृत को एक मानक और स्थिर रूप दिया जो सदियों तक चला। पाणिनि की अष्टाध्यायी 450 BC, इसे बिल्कुल याद रखना है। जरूर। पाणिनि 450 बीसी। इसके बाद मौर्य काल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मौर्य काल 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें एक विदेशी स्रोत मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज तो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बिल्कुल वही। उसने भारत में जो देखा सुना उसे अपनी किताब इंडिका में लिखा। दुर्भाग्य से ये मूल ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता इसके बारे में? हमें इसके बारे में बाद की यूनानी और रोमन लेखकों जैसे स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस के लेखों में दिए गए उद्धरणों से पता चलता है। इन बिखरे हुए टुकड़ों को मैक्रिंडल ने इकट्ठा करके अंग्रेजी में अनुवादित किया है। अच्छा, तो ये टुकड़ों में मिलती हैं, पर फिर भी महत्वपूर्ण होगी मौर्यकालीन भारत को जानने के लिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कुछ अविश्वसनीय बातें भी हैं, जैसे भारत में सोना खोदने वाली चींटियों का जिक्र, लेकिन फिर भी ये उस समय के पाटलिपुत्र नगर, राजा के जीवन, समाज और प्रशासन के बारे में काफी जानकारी देती है। एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया मिलता है। ठीक है। और मौर्यकाल का सबसे प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ? वो निस्संदेह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य का अर्थशास्त्र। हाँ, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र का समय थोड़ा विवादास्पद है। मोटे तौर पर इसे 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच रखा जाता है। मतलब ये पूरा मौर्य काल और उसके बाद तक फैला हो सकता है। 300 बीसी से 100 एडी, इतना लंबा समय? हाँ, क्योंकि माना जाता है कि इसका मूल रूप शायद मौर्य काल के शुरुआती दौर का हो, लेकिन इसमें बाद में भी संशोधन और परिवर्धन होते रहे।
कुछ अभिलेखीय साक्ष्य तो ये भी बताते हैं कि इसमें प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक बदलाव हुए। लेकिन इसका महत्व तो निर्विवाद है। हमें बिल्कुल अर्थशास्त्र, राजनीति, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, जासूसी, विदेश नीति, युद्ध नीति, इन सब पर एक अद्भुत और व्यवहारिक ग्रंथ है। ये बताता है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, राज्य को कैसे चलाना चाहिए। ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं बल्कि यथार्थवाद पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यूपीएससी के लिए कड़ी महत्वपूर्ण। जरूर। अच्छा, इसी दौर में कोई और ग्रंथ भी थे? हाँ, 300 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात भी आता है। ये खुद्दक निकाय का हिस्सा है और इसमें बुद्ध के उपदेश पद्य रूप में है। ठीक है, अब हम ईसा पूर्व से ईसवी सन की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत का क्या हाल था इस समय? हाँ, दक्षिण भारत का जिक्र जरूरी है। यहाँ एक बहुत लंबा और समृद्ध साहित्य काल रहा है जिसे हम संगम काल कहते हैं। इसका समय मोटे तौर पर 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक माना जाता है। 300 BC to 600 AD। 900 साल, काफी लंबा दौर है ये तो। हाँ, ये एक साहित्यिक परंपरा का नाम है जिसमें कई कवि और विद्वान शामिल थे और माना जाता है कि मदुरई में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम अकादमियां आयोजित हुई थीं जहां इन रचनाओं का संकलन हुआ। ये साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में है। इसमें किस तरह का साहित्य है? इसमें कविताएं हैं, महाकाव्य हैं। मुख्य रूप से 2 विषय हैं, अगम यानी प्रेम और पुरम यानी युद्ध, वीरता, राजा की प्रशंसा। ये उस समय के तमिल समाज, संस्कृति, राजाओं, युद्धों और लोगों के रोजमर्रा के जीवन की झलक देता है। हालांकि इसका संकलन एक बहुत लंबी अवधि में हुआ, इसलिए किसी एक तारीख पर इसे रखना मुश्किल है। 300 BC से 600 AD तक फैला हुआ संगम साहित्य तमिल। 300 BC 600 AD, समझ गया। अब वापस उत्तर भारत की तरफ आते हैं, ईसा पूर्व की अंतिम सदियों में। हाँ, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ आता है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, ये उपनिषदों से जुड़ा है क्या? हाँ, इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं। ये उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को सूत्र शैली में व्यवस्थित करता है। ये वेदांत दर्शन के 3 आधार स्तंभों प्रस्थान त्रयी में से एक है। बाकी 2 हैं उपनिषद और भगवद गीता। बाद में इसी ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने अपनी टीकाएं लिखीं। अच्छा, बादरायण का ब्रह्मसूत्र 2th century BC। और इसी समय के आसपास, इसी समय यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, एक और दिलचस्प ग्रंथ है, मिलिंद-पन्हो। मिलिंद-पन्हो, ये पाली भाषा में है शायद? हाँ, ये पाली भाषा में है और इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई दार्शनिक चर्चा का वर्णन है। राजा मिनेंडर बौद्ध धर्म के बारे में सवाल पूछते हैं और नागसेन उनके जवाब देते हैं। ये उस समय के बौद्ध दर्शन और यूनानी शासकों के भारतीय विचारों से संपर्क का अच्छा उदाहरण है। राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन, मिलिंद-पन्हो, ठीक है। और कोई तमिल ग्रंथ भी था इस समय? हाँ, एक तमिल ग्रंथ मदुरई की माला, गार्लैंड ऑफ मदुरई का जिक्र भी आता है, जो शायद इसी दौर का है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। और पाणिनि के बाद व्याकरण पर कोई और काम हुआ? हाँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस पर टीकाएं लिखी गईं। उनमें सबसे प्रसिद्ध है पतंजलि का महाभाष्य। इसका समय है 150 ईसा पूर्व 150 BC। पतंजलि, ये योग वाले पतंजलि हैं? माना जाता है कि ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। महाभाष्य पाणिनि के सूत्रों की एक विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। इसने संस्कृत व्याकरण को और स्पष्ट किया। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी 450 BC और फिर पतंजलि का महाभाष्य 150 BC, ये दोनों व्याकरण के लिए मील के पत्थर हैं। ठीक है, अब पहली शताब्दी ईसा पूर्व, 1st century BC। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, महावस्तु। ये संस्कृत मिश्रित प्राकृत में है और इसमें बुद्ध के जीवन और पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये महायान बौद्ध धर्म के विकास को समझने में मदद करता है। महावस्तु 1st century BC। अब हम ईसवी सन में प्रवेश कर रहे हैं, पहली शताब्दी। ईसवी, हाँ, अब AD एनो डोमिनी का समय शुरू होता है। 77 AD में एक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने लैटिन भाषा में एक विशाल ग्रंथ लिखा, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, इसमें भारत का क्या जिक्र है? इसमें दुनिया भर की चीजों का वर्णन है, जिसमें भारत के भूगोल,
पशु पक्षी, खनिज और खासकर भारत के साथ रोम के व्यापार का उल्लेख है। प्लिनी इस बात पर चिंता जताते हैं कि रोम का बहुत सारा सोना, चांदी, विलासिता की चीजें खरीदने के लिए भारत जा रहा है। ये उस समय के लाभकारी व्यापार का प्रमाण है। AD 77 प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। ये तो व्यापार इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हुआ। बिल्कुल। और व्यापार के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और ग्रंथ है जो लगभग इसी समय का है, 80 से 115 ईस्वी, AD 80 से 115 के बीच का। वो कौन सा है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इरिथ्रियन सी प्राचीन काल में लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के पूरे इलाके को कहते थे। अच्छा, पेरिप्लस, इसका मतलब क्या होता है? पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्री यात्रा का गाइड या नौ संचालन निर्देशिका। ये किताब एक तरह से समुद्री यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए गाइड बुक थी। और इसका लेखक कौन था? यही तो रहस्य है। इसका लेखक अज्ञात है। कोई गुमनाम यूनानी नाविक या व्यापारी था जो खुद इन समुद्री मार्गों पर यात्रा करता था। लेकिन उसने जो लिखा है वो कमाल का है। क्या लिखा उसने? उसने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बंदरगाहों, वहाँ क्या सामान मिलता है, क्या बाहर से आता है, स्थानीय राजा कौन है, व्यापार के क्या नियम हैं, यहाँ तक कि रास्ते के खतरों का भी बहुत विस्तृत और सटीक वर्णन किया है। ये भारत के समुद्री व्यापार, खासकर रोम के साथ, को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, AD 80 115। UPSC के लिए तो ये कर की महत्वपूर्ण है। इसे तो नोट करना ही पड़ेगा। पेरिप्लस, अज्ञात लेखक, 80 115 AD। हाँ, अब इसी दौरान 100 से 300 ईस्वी, AD 100-300 के बीच एक और स्मृति ग्रंथ आता है, विष्णु धर्मसूत्र या विष्णु स्मृति। ये भी धर्मसूत्रों की परंपरा में है, लेकिन बाद का है। ठीक है। और दूसरी शताब्दी ईस्वी, 2nd century AD, दूसरी शताब्दी ईस्वी में संगम साहित्य के कुछ और हिस्सों की रचना जारी रही। जैसा हमने बात की थी कि ये लंबा काल था। और भूगोल पर कोई काम? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण काम। 150 ईस्वी में मिस्र के यूनानी विद्वान टॉलेमे ने अपना ग्रंथ लिखा, ज्योग्राफी। टॉलेमे का भूगोल। इसमें भारत के बारे में क्या है? इसमें उसने उस समय ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश की और विभिन्न स्थानों के अक्षांश और देशांतर लिख दिए हैं। इसमें भारत के भी कई स्थानों, नदियों, पहाड़ों और बंदरगाहों का उल्लेख है। हालांकि इसमें कुछ गलतियां भी हैं, पर यह भारतीय भूगोल की प्राचीन जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। टॉलेमे, ज्योग्राफी, 150 AD। प्लिनी, पेरिप्लस, टॉलेमी, ये तीनों बाहरी स्रोत बहुत अहम लग रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें बताते हैं कि बाहरी दुनिया भारत को कैसे देख रही थी और भारत दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ था। अब आते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और अक्सर विवादित ग्रंथ पर। आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं? इसका समय क्या माना जाता है? मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र का रचना काल 200 से 400 ईस्वी, AD 200-400 के बीच माना जाता है। ये धर्मसूत्रों की परंपरा को आगे बढ़ाता है और इसे हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक स्रोत माना गया। इसमें क्या विषय है? इसमें सामाजिक नियम, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाह के प्रकार, विरासत के नियम, पाप और प्रायश्चित, मतलब जीवन के लगभग हर पहलू पर नियम दिए गए हैं। ये प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना, खासकर वर्ण और जाति व्यवस्था को समझने के लिए एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन इसकी कई बातों की, खासकर वर्ण आधारित भेदभाव और महिलाओं की स्थिति को लेकर आधुनिक समय में काफी आलोचना भी होती है। मनुस्मृति, 200-400 AD। हाँ, ये एक जटिल ग्रंथ है जिसे उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी, 3rd century AD में एक और प्रसिद्ध ग्रंथ आता है, वात्स्यायन का कामसूत्र। कामसूत्र, ये तो सिर्फ कामुकता पर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल कामुकता या यौन आसनों के बारे में नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ये काम को जीवन के 4 पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक मानते हुए एक सुसंस्कृत और सफल नागरिक जीवन जीने की कला पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें अच्छे शिष्टाचार, कलाओं में रुचि, नागरिक जीवन कैसा हो, इन सब पर भी विचार है। वात्स्यायन का कामसूत्र, 3री शताब्दी AD। ये जानना जरूरी था। और नाटकों के बारे में क्या? हाँ, 300 ईस्वी AD 300 के आसपास हमें भास के 13 नाटक मिलते हैं।
भास को कालिदास से भी पहले का एक महान नाटककार माना जाता है। भास का नाटक? कोई उदाहरण? उनका एक प्रसिद्ध नाटक है दरिद्र चारुदत्त। दिलचस्प बात यह है कि बाद में इसी नाटक को आधार बनाकर शायद शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक मिट्टी की गाड़ी लिखा। तो भास के नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा की शुरुआत को दिखाते हैं, 300 एडी। अच्छा, तो अब हम गुप्त काल के करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, अब हम गुप्त और उत्तर गुप्त काल, लगभग 4वीं से 7वीं 8वीं शताब्दी एडी की साहित्यिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। 300 से 600 ईस्वी एडी, 300 to 600 का जो समय है, वो कई महत्वपूर्ण संकलनों का काल है। जैसे संगम साहित्य का अंतिम रूप से संकलन इसी दौर में पूरा हुआ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पुराणों का अंतिम संकलन। पुराण 18 पुराणे शायद? हाँ, मुख्य रूप से 18 महापुराण माने जाते हैं, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण आदि। इनका अंतिम संकलन गुप्त काल और उसके बाद तक होता रहा। पुराणों में होता क्या है? तो पुराणों में 5 विषय मुख्य माने जाते हैं: सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद फिर सृष्टि, वंश देवताओं और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर विभिन्न मनुओं के काल, और वंशानुचरित राजाओं की वंशावलियां। खासकर राजाओं की वंशावलियां ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हालांकि उनमें कई अतिशयोक्तियां भी हैं। साथ ही इनमें मिथक कथाएं, देवी देवताओं की कहानियां, तीर्थों का महात्म्य, व्रत, त्योहार, ये सब भी होता है। ये आम लोगों के लिए हिंदू धर्म को समझने का जरिया बने। 300 से 600 एडी। तो पुराण एक तरह से विश्वकोश जैसे हो गए धर्म और इतिहास के। हाँ, कह सकते हैं। और इसी दौर में 400 ईस्वी एडी 400 के आसपास भारत के 2 महानतम महाकाव्यों का भी अंतिम रूप से संकलन पूरा हुआ। आप रामायण और महाभारत की बात कर रही हैं? बिल्कुल, वाल्मीकि कृत रामायण और वेदव्यास कृत महाभारत। हालांकि इनकी कहानियां बहुत पुरानी है और सदियों से सुनाई जा रही थीं, लेकिन इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो लगभग 400 एडी तक स्थिर हो गया माना जाता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृति, नैतिकता, दर्शन और इतिहास की समझ के लिए आधार स्तंभ है। रामायण और महाभारत, अंतिम संकलन लगभग 400 एडी। ये तो भारतीय सभ्यता की पहचान है। निश्चित रूप से। अब आते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी, 5th सेंचुरी एडी पर। ये एक बहुत ही उर्वर, बहुत ही प्रोडक्टिव काल था। क्या क्या हुआ इस शताब्दी में? बहुत कुछ। पहली बात, आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी समय के माने जाते हैं, हालांकि उनकी जड़ें अथर्ववेद तक जाती हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों का विकास और संकलन इस दौर से जुड़ा है। आयुर्वेद, चिकित्सा का विज्ञान। हाँ, फिर एक और स्मृति ग्रंथ आया, नारद स्मृति। ये खास तौर पर व्यापार और वाणिज्य से जुड़े कानूनों पर केंद्रित थी। नारद स्मृति, व्यापार कानून, ठीक है। और फिर विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति, आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। हाँ, 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही आर्यभट्ट ने अपने 2 महान ग्रंथ लिखे, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टीय में उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जैसे पाए का मान, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण बताना। सूर्य सिद्धांत भी खगोल विज्ञान का ग्रंथ है। ये भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा के शिखर थे। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, 5वीं शताब्दी एडी। ये तो सच में अद्भुत है। और विदेशी यात्री भी आए थे इस समय? हाँ, इसी 5वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। फाहियान, उसने यात्रा वृत्तांत लिखा होगा? हाँ, उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, जिसमें उसने उस समय के भारत, खासकर गुप्त साम्राज्य के समाज, धर्म, बौद्ध धर्म की स्थिति, प्रशासन और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी दी है। ये गुप्त काल को जानने का एक महत्वपूर्ण बाहरी स्रोत है। फाहियान, 5वीं शताब्दी एडी। तो 5वीं सदी तो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। और ये सिलसिला आगे भी चला। 5वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में विभिन्न भाषाओं, संस्कृत, पाली, प्राकृत में लिखे गए ग्रंथों पर लगातार टीकाएं लिखी जाती रहीं। ये ज्ञान परंपरा को जीवित रखने और उसे समझाने का एक तरीका था। हाँ, टीकाएं या भाष्य लिखना एक बड़ी परंपरा रही है। सही कहा।
अब आते हैं छठी शताब्दी ईस्वी पर। इसमें भी कई महत्वपूर्ण चीजें हुई। जैसे कि एक तो कॉस्मोस इंडिकोप्लेस्टस नाम के एक यूनानी भिक्षु और व्यापारी ने द क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखी। इसमें भी भारत और उसके व्यापार का उल्लेख है, खासकर ईसाई नजरिए से। अच्छा। और दक्षिण भारत में संगम के बाद हाँ, छठी शताब्दी में तमिल साहित्य में दो महान महाकाव्य सामने आए, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, इनके बारे में सुना है। हाँ, शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो अदिगल ने की। ये कोवलन और कन्नगी की कहानी है। मणिमेखले उसकी आगे की कड़ी है, जो कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेखले के जीवन पर आधारित है, और इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। ये दोनों तमिल साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। छठी शताब्दी एडी। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, इलांगो आदिगल। बिल्कुल। और इसी छठी शताब्दी में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, प्राकृत जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन। जैन धर्म, ये कहाँ हुआ? ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आगम ग्रंथों को यहाँ अर्धमागधी प्राकृत में अंतिम रूप से संकलित किया गया। ये जैन धर्म और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वल्लभी, छठी शताब्दी एडी। ठीक है। और कोई स्मृति ग्रंथ भी? हाँ, कात्यायन स्मृति का जिक्र भी आता है, जो खासतौर पर व्यवहार यानी कानूनी प्रक्रियाओं और संपत्ति विवादों पर केंद्रित थी। छठी शताब्दी एडी। तो छठी सदी में भी काफी कुछ हुआ। दक्षिण में महाकाव्य, गुजरात में जैन ग्रंथों का संकलन और स्मृति साहित्य भी। हाँ, और अब हम धीरे धीरे प्रारंभिक मध्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं। छठी शताब्दी ईस्वी के बाद पोस्ट 6th सेंचुरी एडी के जो कानून ग्रंथ हैं, उनमें एक नई प्रवृत्ति दिखती है। क्या प्रवृत्ति? उनमें सेवाओं के बदले भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स देने की सिफारिशें मिलती हैं। ये सामंतवाद के उदय का संकेत माना जाता है। मतलब अब वेतन नकद की बजाय जमीन देके चुकाया जाने लगा था, खासकर अधिकारियों और ब्राह्मणों को। अच्छा, ये एक बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव था। हाँ, और इसका प्रभाव आगे के समाज और राजनीति पर पड़ा। अब आते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्या हुआ इस समय? कई बड़े नाम और ग्रंथ इस सदी से जुड़े हैं। एक तो खगोल शास्त्री और ज्योतिषी वराहमिहिर की बृहत संहिता। हालांकि वराहमिहिर का समय छठी सदी भी माना जाता है, पर बृहत संहिता का प्रभाव 7वीं सदी में भी रहा। ये एक तरह का विश्वकोश है, जिसमें खगोल, ज्योतिष, वास्तुकला, रत्न, विवाह, शकुन, बहुत कुछ है। वराहमिहिर, बृहत संहिता। फिर एक प्राकृत काव्य संग्रह गाथा सप्तशती, गाथा सत्साई, जो हाल नामक सातवाहन राजा से जुड़ा है, उसका भी अंतिम रूप शायद इसी दौर में स्थिर हुआ। इसमें प्रेम और लोक जीवन की सुंदर झांकियां हैं। और सबसे बड़ा नाम शायद इस सदी का? हाँ, चीनी यात्री हुएनसांग। हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। बिल्कुल, वो 7वीं शताब्दी में भारत आया, यहाँ कई साल रहा, नालंदा में पढ़ाई की और पूरे देश में घूमा। उसने अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन सीयू की नाम से लिखा। ये उस समय के भारत, खासकर हर्षवर्धन के साम्राज्य, बौद्ध धर्म की स्थिति, नालंदा विश्वविद्यालय, समाज, रीति रिवाजों के बारे में जानकारी का भंडार है। हुएनसांग, 7वीं शताब्दी एगी। ये तो फाहियान से भी ज्यादा विस्तृत वर्णन होगा शायद। हाँ, हुएनसांग का वर्णन ज्यादा विस्तृत और सटीक माना जाता है। और इसी समय हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? एक तो हर्षचरित, जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। ये संस्कृत गद्य का उत्कृष्ट नमूना है और इससे हमें हर्ष के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। दूसरा ग्रंथ है कादंबरी, जिसे दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में से एक माना जाता है। हालांकि बाणभट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे, उनके बेटे ने इसे पूरा किया। बाणभट्ट, हर्षचरित, कादंबरी, 7वीं शताब्दी एडी। बाणभट्ट, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और एक और चीनी यात्री इसी शताब्दी के अंत में आया, इत्सिंग। वो भी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था और उसने भी अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, जिसमें भारतीय मठों के जीवन और नियमों का वर्णन है। फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं सदी तो सच में साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोतों से भरी हुई है। हाँ, और इसी शताब्दी में एक और महत्वपूर्ण भाषाई विकास होता है,
पूर्वी भारत से जो बौद्ध लेखन मिलते हैं उनमें बंगाली, असमिया, मैथिली, उड़िया और हिंदी जैसी आधुनिक आर्य भाषाओं की शुरुआती झलक दिखने लगती है। अच्छा, हाँ मतलब अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास शुरू हो गया था। हाँ, ये संक्रमण काल था। इसी तरह पश्चिम भारत की जैन प्राकृत रचनाओं में गुजराती और राजस्थानी की शुरुआत दिखने लगती है। ये क्षेत्रीय भाषाओं के उदय का महत्वपूर्ण दौर था। ये तो भाषा के इतिहास के लिए बहुत अहम जानकारी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं 8वीं शताब्दी ईस्वी 8th सेंचुरी एडी में। इस समय की जैन रचनाओं में एक दिलचस्प बात मिलती है। क्या? उनमें 18 प्रमुख लोगों या राष्ट्रीयताओं 18 मेजर पीपल्स और नेशनैलिटीज का उल्लेख मिलता है। ये उस समय भारत में विभिन्न क्षेत्रीय पहचानों के उभरने का संकेत हो सकता है। 18 राष्ट्रीयताएं? हाँ। ये तो गौर करने वाली बात है। हाँ, फिर आती है 9वीं शताब्दी ईस्वी 9th सेंचुरी एडी। इसमें दक्षिण भारत से एक बहुत बड़ा दार्शनिक योगदान आता है। किसका? आदि शंकराचार्य का। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी है, जिसमें उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन को स्थापित किया। शंकराचार्य ने पूरे भारत में घूमकर शास्त्रार्थ किए और 4 मठों की स्थापना की। उनका प्रभाव भारतीय दर्शन पर बहुत गहरा पड़ा। शंकराचार्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अद्वैत वेदांत, 9वीं शताब्दी एडी। शंकराचार्य, हाँ, अद्वैत वेदांत के प्रणेता। और इसी समय कोई और रचना? हाँ, इसी शताब्दी में विशाखदत्त की रचना संभवतः मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम के अंश मिलते हैं, जिसमें उस समय के विभिन्न क्षेत्रों, उनके धर्मों, भाषाओं और वेशभूषा का उल्लेख है। ये उस दौर की विविधता को दिखाता है। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक। हाँ, वही। अब आगे बढ़ते हैं 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इस समय केरल से एक ऐतिहासिक काव्य मिलता है, अतुल द्वारा रचित मूषिक वंश। मूषिक वंश, ये क्या है? ये केरल के मूषिक राजवंश का इतिहास है। ये कल्हण की राजतरंगिनी से भी पहले लिखा गया एक वंशावली काव्य है, जो क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अच्छा उदाहरण है। अतुल, मूषिक वंश, 11वीं शताब्दी एडी। ये तो कम सुना हुआ नाम है, पर महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, क्षेत्रीय इतिहास के स्रोतों को भी जानना जरूरी है। फिर 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी 11th-12th सेंचुरी एडी में एक और चरित काव्य लिखा गया। कौन सा? बिल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देवाचरित। बिल्हण कश्मीरी कवि थे जो दक्षिण में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम वीआई के दरबार में थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में ये काव्य लिखा। बिल्हण, विक्रमांक देवाचरित, 11वीं-12वीं सदी। बिल्कुल। और अब आते हैं 12वीं शताब्दी ईस्वी 12th सेंचुरी एडी पर। इसमें भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बताइए। एक है संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित। ये बंगाल के पाल वंश के राजा रामपाल के जीवन पर आधारित है। इसकी खास बात यह है कि ये श्लिष्ट काव्य है, मतलब इसके हर श्लोक के 2 अर्थ निकलते हैं, एक रामपाल के बारे में और दूसरा भगवान राम की कहानी। अरे वाह, ये तो कमाल की रचना है। रामचरित, संध्याकर नंदी, 12वीं सदी। हाँ, और फिर आता है भारतीय इतिहास लेखन का एक मील का पत्थर। कौन सा? कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिनी। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। हाँ, बिल्कुल। इसे भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हण ने इसमें कश्मीर का प्राचीन काल से लेकर अपने समय 12वीं सदी तक का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने इसके लिए पुराने स्रोतों, शिलालेखों, सिक्कों और लोक कथाओं का इस्तेमाल किया और घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करने की कोशिश की। ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल्हण, राजतरंगिनी, 12वीं शताब्दी एडी, अत्यंत महत्वपूर्ण। हाँ, राजतरंगिणी का नाम तो सुना ही है। इतिहास लेखन में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। सही कहा। और इसी 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से एक और महान दार्शनिक का योगदान आता है। कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका लिखी, जिसे श्री भाष्य कहते हैं। इसमें उन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत के दर्शन को स्थापित किया, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से थोड़ा भिन्न है। रामानुज ने भक्ति पर बहुत जोर दिया। रामानुजाचार्य, ब्रह्मसूत्र पर टीका, श्री भाष्य, विशिष्टाद्वैत,
12वीं शताब्दी एडी। तो शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, दोनों ने ब्रह्मसूत्र पर ही टीका लिखी, पर दर्शन अलग थे। हाँ, ये भारतीय दर्शन की रिचनेस को दिखाता है। तो यहाँ तक हमने लगभग 12वीं शताब्दी तक के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के कालक्रम को देखा। ये एक बहुत लंबी और विविध यात्रा रही है। वाकई, ऋग्वेद से शुरू होकर राजतरंगिणी और रामानुज तक हजारों साल का सफर। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज संक्षेप में याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? हाँ, ये जरूरी है। तो कुछ मुख्य बिंदु इस तरह से है। पहला, कालक्रम का महत्व। इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, घटनाओं और विचारों के विकास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का सही कालक्रम जानना अनिवार्य है। इसके बिना इतिहास बस बिखरी हुई जानकारी रह जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरा, विकास का क्रम। हमने देखा कि कैसे वैदिक संहिताओं, ऋग्वेद आदि से शुरुआत हुई, फिर ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड की व्याख्या हुई, फिर उपनिषदों में गहन दार्शनिक चिंतन आया, उसके बाद सूत्र साहित्य, श्रौत, गृह, धर्म, शुल्भ में नियमों को संहिताबद्ध किया गया। फिर रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों और पुराणों का संकलन हुआ। ये एक क्रमिक विकास है। हाँ, ये क्रम ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा बिंदु, तीसरा, विचारों की विविधता। हमने देखा कि कैसे वैदिक परंपरा के साथ साथ चारवाक का भौतिकवादी दर्शन, बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथ जैसे दीघनिकाय, सुत्त निपात, आगम सूत्र भी विकसित हुए। फिर बाद में अद्वैत शंकर और विशिष्टाद्वैत रामानुज जैसे वेदांत के विभिन्न मत सामने आए। तो भारतीय चिंतन धारा हमेशा से विविध रही है। सही। और चौथा बिंदु, चौथा, व्याकरण और विज्ञान। पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य संस्कृत भाषा के मानकीकरण के लिए मील के पत्थर हैं। इसी तरह शुल्भ सूत्रों में ज्यामिति और आर्यभट्ट, वराहमिहिर के ग्रंथों आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता और आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उन्नत सोच दिखती है। हाँ, ये वैज्ञानिक ग्रंथ हमारी विरासत का अहम हिस्सा है। पांचवा बिंदु, पांचवा, विदेशी वृत्तांतों का महत्व। यूनानी लेखक जैसे मेगास्थनीज, प्लिनी, पेरिप्लस के अज्ञात लेखक, टॉलेमी और चीनी यात्री जैसे फाहियान, ह्यूएनसांग, इत्सिंग, इनके यात्रा वृत्तांत और लेख हमें तत्कालीन भारत के समाज, राजनीति, व्यापार और भूगोल के बारे में एक बाहरी तुलनात्मक नजरिया देते हैं जो बहुत मूल्यवान है। सही कहा, ये बाहरी आईने की तरह है। अगला बिंदु, छठा, क्षेत्रीय साहित्य का उदय। संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य की समृद्धि दिखाता है। बाद में 7वीं शताब्दी के आसपास से प्राकृत और अपभ्रंश से आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि का विकास शुरू होता है और उनमें भी साहित्य रचा जाने लगता है, जैसे शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलई या बाद में मूषिक वंश और रामचरित। ये भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। बिल्कुल। और आखिरी मुख्य बात, सातवां, संकलन और टीकाओं की परंपरा। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे वेद, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, जैन आगम, इनका अंतिम संकलन एक लंबी अवधि में हुआ और फिर इन मूल ग्रंथों पर सदियों तक टीकाएं, भाष्य और वृत्तियां लिखी जाती रहीं, जैसे ब्रह्म सूत्र पर शंकर और रामानुज की टीका। ये ज्ञान को संरक्षित करने, उसे समझाने और आगे बढ़ाने की एक जीवंत परंपरा थी। बहुत अच्छे से आपने ये सारे मुख्य बिंदु बता दिए। ये कालक्रम समझना वाकई इतिहास की समझ को एक नई गहराई देता है। हाँ, और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है। ये भारत की हजारों साल की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा की एक रूपरेखा है। यूपीएससी परीक्षा के लिए तो ये जरूरी है ही। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब में ये समझ काम आएगी। विश्लेषण को आधार मिलेगा, उत्तरों में गहराई आएगी। बिल्कुल, फैक्ट्स को कंटेक्चुअलाइज करने में मदद मिलेगी। आप बता पाएंगे कि मनुस्मृति क्यों लिखी गई, उसका संदर्भ क्या था,
या ह्वेनसांग के वर्णन का क्या महत्व है हर्षवर्धन के काल को समझने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस विस्तृत चर्चा से साहित्यिक स्रोतों के कालक्रम को समझने में काफी मदद मिली होगी। ये विषय ऐसा है कि इसे एक बार सुनकर छोड़ना नहीं चाहिए। सही बात है, इसे दोबारा सुनने की जरूरत पड़ सकती है। नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होगा। और सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहें, इन स्रोतों के बारे में और जानने की कोशिश करें। मूल ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिले तो और भी अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान हमारे देश की इतनी समृद्ध, इतनी विविध विरासत को समझने का एक अवसर है। इससे हमें अपनी जड़ों का पता चलता है और उस पर गर्व करने का कारण भी मिलता है। तो अगर आपको ये गहन चर्चा, ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी उम्मीदवारों, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके कोई सवाल हों, कोई विचार हों, या आप किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा सुनना चाहते हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, गहराई वाले विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि आपको नए एपिसोड्स की जानकारी तुरंत मिल जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।